सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के भूगोल विषय का पाठ 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का आगे का प्रकरण पठार और मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने इस चित्र में देखा था कि पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियाँ, समुद्र, ये सभी जो ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं। और इसका हमने पहला एक जो स्थल रूप है पर्वत, उसके बारे में पढ़ा था कि पर्वत के 3 प्रकार होते हैं। हमने देखा था वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। आज हम इसी का एक आगे का रूप पठार के बारे में पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी का ऊपर एक स्थल रूप और है पठार। पठार किसे कहते हैं? ये पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। सपाट मतलब समतल, इस तरह से समतल भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है। जैसे आपकी कक्षा कक्ष में मेज है, बिल्कुल उसी तरह से ये भी सपाट होता है ऊपर से। किसी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं और जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जैसे कि भारत में दक्कन पठार है, ये पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसी प्रकार के उदाहरण हैं। जैसे तिब्बत का पठार, जो हमने मानचित्र 5 में देखा था कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और जिसकी ऊंचाई मध्यम समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अब पर्वतों की तरह पठार भी हमारे बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता बहुत होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही भारत में छोटा नागपुर के पठार हैं, उसमें लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात जैसे झरनों की तरह होते हैं। जैसे ये पठार है और ये इसका ऊपर का हिस्सा समतल है, तो जो पहाड़ों से, पर्वतों से, पठारों से नदियां हैं वो ऊंचाई से नीचे गिरती हैं। तब यहाँ पर आकर जब नदी नीचे गिरेगी तो वो इस तरह से समतल, यहाँ से एकदम इस तरह से बहती है। तो एक लाइन से हमें पानी नीचे गिरता हुआ दिखता है, तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं और भारत में छोटा नागपुर पठार के ऊपर स्वर्ण रेखा नदी है और उस नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? छोटा नागपुर पठार पर। वैसे ही कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। ये इसी प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है और खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो काली मिट्टी है वो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल भी होते हैं, यानी सुंदर सुंदर स्थल होते हैं और वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यानी जो घूमने जाते हैं, इन पहाड़ों को, पर्वतों को देखने जाते हैं, तो ये पठार उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद पृथ्वी का अगला स्थल रूप है मैदान। अब मैदान है वो समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित भी हो सकते हैं इस तरह से। तो अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो नदियाँ वो क्या करती हैं कि पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। यह हमें पता है। जैसे ये ऐसे पर्वत है, तो अब अगर यहाँ से पानी है तो वो कहाँ, यहाँ नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा। तब वो जब नदियाँ ढालों से नीचे की ओर बहती हैं तो वो इन पर्वतों को अपने साथ अपर्दित कर देती हैं, यानी उन्हें
थोड़ा सा घिस जाता है, वो कहीं कहीं से पर्वत है वो टूट जाते हैं और उन टूटे हुए घिसे हुए पदार्थों को, अपर्दित पदार्थों को अपने साथ वो आगे की ओर ले जाती हैं। और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों में वो क्या चीज़ें लेके जाएंगी, जैसे कि पत्थर है, बालू है, सिल्ट है, तो वो क्या इन्हें अपने साथ ले जाकर एक जगह यहाँ से यहाँ घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। निक्षेपित मतलब जमा कर देती हैं और इसी निक्षेपण से ही इस तरह के एक समतल मैदान इनका निर्माण होता है। मैदानों के बारे में आगे देखिए कि जो सामान्यतः मैदान है वो बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना भी आसान होता है। इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, यानी कि जो सब सर्वाधिक लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, मैदानों में निवास करते हैं। तो नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया में और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित है भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में है यांगत्से नदी का मैदान। ये इनके प्रमुख उदाहरण है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। पहाड़ों और पर्वतों से सबसे ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र है वो है मैदान। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने और खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है क्योंकि जब पर्वतों से जो नदियाँ नीचे आती हैं बहकर, तो वह अपने साथ पत्थर, बालू, सिल्ट लाती हैं और फिर वो यहाँ मैदानों में लाके उन्हें जमा करती है। तो इसके कारण क्या है, जो मैदानों की मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है और फिर उपजाऊ मिट्टी है वो खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो भारत में जो गंगा का मैदान है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है और वहाँ की जो मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसके बाद देखिए कि स्थल रूप और लोग, जैसे पृथ्वी के जैसे जैसे स्थल रूप हैं, लोग वैसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि अगर पर्वतीय क्षेत्र हैं तो हमें पता है कि पर्वतीय क्षेत्रों का जो जीवन है वो कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन इन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में आसान होता है। अब देखो आपको नीचे ये मैदान दिखाई दे रहे हैं और कितनी हरियाली है, फसल यहाँ पर अच्छी है वो उत्पन्न होती है। तो मैदानी क्षेत्रों का जीवन है वो पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में जो फसलें हैं उन्हें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना, ये सब हैं पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। अब जैसे इसके बाद है कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में अंतर होता है। तो क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? जैसे कि पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, ये हमें पता है, और वहाँ की भूमि है वो ढलान वाली होती है, इसीलिए वहाँ अधिक खेती योग्य भूमि नहीं होती है, वहाँ जनसंख्या भी कम होती है। और जो समतल मैदान है उनकी मिट्टी क्या है वो बहुत अधिक उपजाऊ होती है, भूमि है समतल होती है, सपाट होती है, इसीलिए वहाँ खेती कर सकते हैं, मकान बनाने आसान हैं, परिवहन के साधन हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे पृथ्वी के स्थल रूप होंगे वैसे ही लोगों का जीवन यापन का तरीका भी अलग होता रहता है। अब इसके बाद देखिए कि कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आना, तूफान, बाढ़, ये क्या करते हैं कि बहुत विनाश करते हैं अपने साथ साथ। तो इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीक़ों से जल और स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हमें अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। मानो अगर रेगिस्तानी इलाका है तो उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, है ना। अगर पहाड़ी इलाका है या समुद्र है, नदियाँ हैं, तो इस तरह से हम इस स्थल का और इस जल का क्या उपयोग कर सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि है वहाँ मकान बना देते हैं, और इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि जो कूड़ा है वो किसी भी ज़मीन पर, किसी भी भूमि में या फिर पानी में फेंक देते हैं,
और उन्हें हम गंदा कर देते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक नदी है और कितनी प्रदूषित हो रही है, इसमें कितना कचरा है यहाँ पर देखो। तो हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। अब देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह हमें पता है। और स्वस्थ शरीर के लिए क्या जरूरी है? स्वच्छ पर्यावरण। और उस स्वच्छ पर्यावरण में भी विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण, यह अनिवार्य है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ करवाने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो देखिए, अब आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इन चित्रों को ध्यान से देखिए और प्रत्येक के लिए एक एक वाक्य बताइए। जैसे ये चित्र पहला है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये मरुस्थल है, रेत ही रेत दिखाई दे रही है दूर दूर तक, और मरुस्थल में लोग हैं वो ऊँटों की सवारी कर रहे हैं, तो यानी मरुस्थल में परिवहन हो रहा है। दूसरा चित्र है समुद्री तट का। तीसरा है जिसमें ये बड़ी बड़ी नौकायान उत्सव मनाया जा रहा है। चौथे में देखिए आप कि जैसे वनों के अंदर और जो वनवासी हैं वो किस तरह से उनकी झोंपड़ियां हैं वो हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद पांचवा चित्र है जिसके अंतर्गत लोगों ने पहाड़ी पर आवास मकान बना रखे हैं। 6 नंबर पर देखिए कि इन पहाड़ी पर जो चाय के बागान हैं और कुछ महिलाएं हैं वो इन चाय की पत्तियों को चुन रही हैं। और 7वें नंबर पर जब आप देखेंगे तो ये एक ढलान वाला क्षेत्र है जहाँ पर कुछ आपको मकान दिखाई दे रहे हैं और कुछ सीढ़ी नुमा इस तरह से खेत बना करके उन पर खेती की हुई है। इसके बाद 8 नंबर पर यहाँ देखिए आप कि ये इसे बोलते हैं रिवर राफ्टिंग, यानी कि जो पानी के अंदर लोग एक तरह से नौका चलाते हैं। और नंबर 9 पर है कि ये पर्वतीय क्षेत्र है और लोग यहाँ पर, ये आपको पशु दिखाई दे रहे हैं तो ये पशु चारण कर रहे हैं। और 10 नंबर पर इस चित्र में एक शीत क्षेत्र का रात्रि का दृश्य दिखाया गया है। कितना सुंदर दृश्य है। अब इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की कि चित्र संख्या 1, 2 और 7 में कौन कौन से स्थल रूप बताए गए हैं। तो ये देखिए, चित्र 1 में तो हमें पृथ्वी का जो स्थल रूप है वो है मरुस्थल, और चित्र 2 में है ये है समुद्र का तट यानी समुद्री किनारा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद है चित्र 7, तो ये जो चित्र 7 है ये एक पहाड़ी क्षेत्र का दृश्य है। इसके बाद से फिर प्रश्न नंबर 3 में है चित्र संख्या 9 में दिखाए गए स्थल का उपयोग किस कार्य के लिए हो रहा है। तो ये देखिए, जो चित्र नंबर 9 है उसमें ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर पशुचारण करवाया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 कि चित्र संख्या 3, 6, 8 और 9 में आपको कौन सी गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। तो अब देखिए, चित्र नंबर 3 में तो नौकायान हो रहा है, और चित्र नंबर 6 के अंदर यहाँ पर ये है चाय की पत्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। चित्र नंबर 8 में रिवर राफ्टिंग हो रही है, और चित्र नंबर 9 के अंदर पशुचारण हो रहा है। तो इस तरह से अलग अलग गतिविधियाँ हो रही है कि मनोरंजन भी हो रहा है, और यहाँ पर पशुओं का चारण किया चरवाया जा रहा है, और यहाँ पर आर्थिक गतिविधि हो रही है। इस तरह से अलग अलग गतिविधियाँ की जा रही हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5 कि चित्र संख्या 4 और 5 में किस प्रकार के घर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले चित्र नंबर ये 4 जो वनवासियों के घर हैं, तो इनके घास फूस से बने हुए कच्चे मकान हमें यहाँ ये झोपड़ियाँ सी दिखाई दे रही हैं। तो घास फूस से बने हुए इनके बिल्कुल कच्चे मकान हैं। और चित्र नंबर जो 5 है ये यहाँ पर, तो ये है पहाड़ी पर स्थित घर हैं जो कि ढालू वाले छत वाले पक्के मकान हैं।
जब आप इनकी छतें देख रहे हो तो आपको इनकी छतें इस तरह से ढलान वाली दिखाई देती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 कि चित्र संख्या 3 और 8 में दिखाई गई जल क्रीड़ाओं के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ चित्र 8 में ही देख लेते हैं कि ये रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, और चित्र नंबर 3 के अंदर वो लोग नौकायान कर रहे थे। ये देखिए बड़ी बड़ी नौकाएं होती हैं, इनमें 50-100 लोग इकट्ठे बैठते हैं और इतनी बड़ी नौकाओं को ये चलाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी नौकायान हो रही है और उसमें रिवर राफ्टिंग की जा रही है। इसके बाद चित्र नंबर 7 में प्रश्न नंबर 7 में कि चित्र संख्या 1 और 10 में दिखाए गए परिवहन के साधनों के बारे में बताइए। तो देखिए जो चित्र नंबर 1 हमने देखा था मरुस्थल के बारे में, तो इसमें परिवहन के साधन कौन है? पशु। कौन सा? ऊंट। और चित्र नंबर जो 10 है इसमें देखिए कि आपको जो परिवहन के साधन है, यहाँ पर आपको कार दिखाई दे रही है, बस है, रेलगाड़ी है, मोटरसाइकिल है। तो इस तरह से ये जो है सड़क परिवहन के साधन हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने इस पाठ में पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों के बारे में जाना। जैसे स्थल रूप हैं वैसे ही लोगों का जीवन यापन है, वैसी ही उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं, उनके मनोरंजन के साधन अलग अलग हैं। तो इस तरह से हमने पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप, पर्वत, मैदान, पठार, जलप्रपात, नदियाँ, समुद्र, और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।